हेलो फ्रेंड्स। सो ये टॉपिक है पार्ट 3 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्कल्स एंड म्यूजियम्स एंड इम्पोर्टेंट स्कीम्स। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे। कौन कौन से सर्कल्स आते हैं वो पढ़ेंगे। म्यूजियम्स की हिस्ट्री क्या रही है और यूपी में कौन कौन से म्यूजियम्स हैं उनको पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर एडॉप्ट हेरिटेज पढ़ेंगे, म्यूजियम ग्रांट स्कीम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आर्काइव और रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आर्किटेक्चर जो यूपी में जो स्पेशल जो एएसआई जहाँ वर्क करा रहा है, कौन कौन सी जगह पे उन्होंने सही कराया उसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं आर्किटेक्चर को कंजर्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एएसआई क्या है? एएसआई एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, कल्चर के अंतर्गत आता है। इसका हेडेड होता है डायरेक्टर जनरल, और जो सर्कल लेवल पे होते हैं वो होते हैं सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसए। ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या हुआ है, टोटल 37 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है एएसआई ने, और अलग अलग सर्कल्स के अंतर्गत उनको मेंटेनेंस का चार्ज दिया गया है। और इन सर्कल्स को हेड करते हैं ये एस रिस्पेक्टिव एसएज, सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। सर्कल्स का काम क्या होता है? सर्कल्स का काम होता है, आप लोग पढ़ लेना, कि जगह जगह कहीं भी आपके कोई भी एंटिक चीज़ें मिलती हैं उनको सर्च करना, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, कौन कौन से स्क्रप्चर लूज स्क्रप्चर है उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उनका मेंटेनेंस देखना, जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं उनके वो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, कौन कौन सी किस तरह से फिल्मिंग होगी, कौन कौन सी फोटोग्राफी कर सकते हैं उनके लिए परमिशन प्रोवाइड करना। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिकिटीज़ एंड इशूइंग नॉन एंटिकिटी सर्टिफिकेट्स ये प्रोवाइड करना, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वेरियस यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन करना, और जो अपडेट है उनको डॉक्यूमेंट करते रहना। अब सर्कल्स यूपी में कौन कौन से हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल गैजेट है। इसमें क्या हुआ, 2 फरवरी 2021 का गैजेट है। इसमें देखिए कुछ नए सर्कल बनाए गए हैं यूपी में। देखिए एक है ये मेरठ सर्कल, ये बनाया गया है आगरा से। ये झांसी सर्कल है, ये बनाया गया है लखनऊ सर्कल से। ठीक है। तो अब देखिए यूपी में कौन कौन से सर्कल हो गए हैं। एक आगरा सर्कल हो गया है, मेरठ सर्कल हो गया है, लखनऊ सर्कल हो गया है, झांसी सर्कल हो गया है और सारनाथ सर्कल हो गया है। तो इन सर्कल्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं वो आप देखते रहिएगा। ठीक है। आप जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो आपको पता होना चाहिए आप कौन से सर्कल के अंदर आते हैं। दिस फिगर इज रिलेटेड टू द मैप ऑफ म्यूजियम्स। कौन कौन से म्यूजियम्स एएसआई अप्रूव्ड जो म्यूजियम है वो इंडिया में कहाँ कहाँ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये दिल्ली में, ये इतने सारे हैं, ये सारे के सारे ये दिल्ली वाले हैं। फिर ये आगरा में हो गया, ये आपका ग्वालियर में हो गया, ठीक है, आपका शिवपुरी में हो गया, चंदेरी में हो गया, खजुराहो में हो गया, लखनऊ में हो गया, अल्मोड़ा में हो गया, थानेसर में हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रूपनगर, कांगड़ा, यहाँ पे आ जाओ धौलावीरा में हो गया। इधर चले जाओ इस गोलपारा म्यूजियम हो गया आपका, इधर पे साउथ में अगर चले जाओ तो ये मट्टनचेरी म्यूजियम हो गया। तो ये सारे म्यूजियम है जो एएसआई के अप्रूव्ड है। अब आगे आते हैं कि यूपी में म्यूजियम्स कौन कौन से हैं। तो यूपी में म्यूजियम्स देखिए, अगर आप देखो तो ये आगरा आता है, ठीक है। उसके बाद ये पिपरवा आता है, लखनऊ आता है म्यूजियम, सारनाथ म्यूजियम आता है। ये चार तो इम्पोर्टेंट आते ही आते हैं। बाकी नेबरिंग अगर हम देख लें तो दिल्ली में देखिए ये 1857 इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रेड फोर्ट वाला आता है। आज़ादी के दीवाने म्यूजियम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए म्यूजियम है। तो उसके बाद याद है जलियांवाला बाग, वो वाला म्यूजियम है। इसके बाद अभी पीएम ने जो म्यूजियम बनाया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, ये भी आ गया है जो 3 मूर्ति में है। 3 मूर्ति जो भवन था उसमें बनाया गया है। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको विजिट मस्ट करना चाहिए। उसमें पूरी की पूरी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को, इम्पोर्टेंट पार्ट्स को उसमें बताया गया है, और प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको विजिट करना, आपकी एक विजिट से ही पूरा का पूरी पॉलिटी जो है रिवाइज हो जाएगी। अब देखिए म्यूजियम्स का काम क्या होता है। म्यूजियम्स की डेफिनेशंस को अगर हम लोग जाने तो क्या है, टू कीप द स्मॉल एंड मूवेबल एंटिकिटीज रिकवर्ड फ्रॉम द एंशिएंट साइट्स
in close association with the remains to which they belong, so that they may be studied and amid their natural surroundings and not to lose focus by being transported। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कोई एंटिक की बात करते हैं या फिर कोई भी उससे एक डॉक्यूमेंट पुराना निकल रहा है, तो जहाँ पे वो मिला है वहाँ पे ही उसको रहना चाहिए, जिससे कि सराउंडिंग्स के साथ उसकी स्टडी करना बेटर हो। अब सांची के साथ, सांची में अगर कोई एक मूर्ति मिली है जो टूटी हुई है, तो उसको हम लोग सांची के म्यूजियम में ही रखेंगे, नहीं साउथ में तो लेके जाएंगे नहीं, जिससे कि वहाँ की उसकी स्टडी करना और उसको लिंक करना आसान रहे। अब इंडिया में देखो, सबसे पहले ये जो म्यूजियम वाला कॉन्सेप्ट है वो एशियाटिक सोसाइटी ने स्टार्ट किया था, और इसने अपना एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम बनाया था 1814 में। उसको ही बाद में द इंडियन म्यूजियम कोलकाता में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1946 में सर मोर्टिमर व्हीलर ये जो थे, इन्होंने सेपरेट म्यूजियम ब्रांच खोली थी एएसआई की 1946 में। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि चूंकि ये पहली बार मेंस के सिलेबस में आ गया है म्यूजियम, तो इससे रिलेटेड ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीसीएस में। ठीक है। इंडियन म्यूजियम एक्ट 1910 ये गवर्न करता है सारे म्यूजियम्स की मेंटेनेंस को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद 1910 के इस एक्ट में कुछ बाई लॉज भी जोड़े गए हैं, 1977 में जोड़ा गया है, और उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, वो 1981 में किया गया है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप ये एक्ट और ये बाई लॉज बताएंगे, तो इससे वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स एएसआई की यूपी में कौन कौन से मैंने बता दिया। रेजिडेंसी लखनऊ में है 1857 वाला, ताज म्यूजियम आगरा में है, पिपरवा म्यूजियम है, सारनाथ म्यूजियम, फतेहपुर सीकरी म्यूजियम, ये सारे म्यूजियम जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो आर्किटेक्चर और म्यूजियम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले ये है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यूपी से भी है और एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी है। ये स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर बना रहा है, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चला रहा है इसको पूरे इंडिया में। इसमें क्या है, एडॉप्ट अ हेरिटेज, ये स्कीम का नाम है, आप अपनी धरोहर अपनी पहचान। इसका मेन पर्पस क्या है, अपना रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और बी ए मॉन्यूमेंट मित्र। ठीक है। मॉन्यूमेंट मित्र का अर्थ क्या है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हाउ कैन यू एड ऑन या वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो किसी भी म्यूजियम की साइट्स को। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये तो हो गई होगा। ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव टूरिस्ट एक्सपीरियंस फॉर हेरिटेज साइट एंड मॉन्यूमेंट, प्रमोट कल्चरल एंड हेरिटेज वैल्यू, ये सारे आप पढ़ लेना पहुंच करके। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इसमें क्या है, आपको जैसे लोकल गाइड होते हैं जो आपको गाइड बना सकते हैं या फिर फोटोग्राफर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आप कर सकते हैं। पोटेंशियल फॉर इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका पर्पज क्या है कि जब कहीं किसी साइट में टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट के फुटफॉल के साथ साथ वहाँ होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी, वहाँ पे खाने पीने की दुकानें बढ़ेंगी, वहाँ का जो लोकल सुविनर शॉप है वो ज़्यादा बढ़ेंगी, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। तो ये आपका इस प्रोग्राम का एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम का ये पर्पज है। नेक्स्ट आपकी स्कीम है म्यूजियम ग्रांट स्कीम। म्यूजियम ग्रांट स्कीम में एएसआई या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करता है कि एक टेंडर पास करता है, और उस टेंडर के बाद पर्टिकुलर म्यूजियम बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या एनजीओ अगर उस पर्टिकुलर गाइडेंस को फॉलो करता है तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा के तहत सर्टेन फाइनेंस भी देते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया के म्यूजियम्स या जो पुराने एंटिक्स चीज़ें हैं उनको वहाँ पर रखने का अलाउ कर देते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है, डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम हो जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम कलेक्शन। तो अगर ऑलरेडी कोई म्यूजियम है तो उसमें जो भी आपके आर्काइव्स हैं या फिर उनका डिजिटल रिपोजिटरी बनाना। ठीक है। ऑलरेडी 3 लाख से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स डिजिटाइज किए जा चुके हैं। ठीक है। अब डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम में क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स म्यूजियम सांची में ये हो चुका है। ठीक है। आपका ये खजुराहो में हो चुका है, उसके बाद आपका ये ग्वालियर म्यूजियम में भी हो चुका है, उसके बाद ये शिवपुरी ये, और उसके बाद ये चंदेरी, इन सारों में ऑलरेडी डिजिटाइजेशन हो चुका है। मतलब कहने का सेंस यह है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर गैलरी होगी, आप उस गैलरी में 22 स्लाइड्स के थ्रू आप सारा देख सकते हैं कि म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए या फिर उनको टच करना अगर अलाउ होगा तो आप अंदर जाके भी विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजियम की डेफिनेशन दी गई है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट है आपका
आर्कोलॉजिकल साइट्स इन यूपी विद केमिकल एंड ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व देम। इसमें ये कट गया है थोड़ा सा। इसमें मेनली ये है कि कौन कौन सी यूपी में कौन कौन सी साइट्स हैं, यूपी में कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको जो एएसआई ने उन एएसआई ने उनको फिजिकली या केमिकली ट्रीट किया है। तो देखिए इसमें आगे दीवाने खास में हुआ है, बुढ़िया का ताल या बोधि ताल है। बुढ़िया का ताल एक्चुअली इसका पुराना नाम था बोधि ताल। क्या था? बोधि ताल। और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और अभी भी इसमें बुद्धिज्म कल्चर से रिलेटेड आर्टिफैक्ट मिलते रहते हैं। इसकी फोटो है ये दी गई है। ऐसा इस टाइप का एक तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच एक ये 2 मंजिला वो बिल्डिंग बनी है, ठीक है। और ये ऐसे एक पुल से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये वो बिल्डिंग है, ये पुल है। और ये जो एक्चुअली ये जो सीनरी मैंने लगाई इसको ही रेफरेंस लेके इसका फिर से रिनोवेशन किया जा रहा है कि ये ऐसे ही दिखे। ऐसे ही ये जुगल किशोर टेम्पल वृंदावन में बनाया गया है। आपका ये ओल्ड ब्रिटिश सिमेट्री सहारनपुर में है। ये भी काफ़ी बुरी कंडीशन में थी, इसको भी सही किया गया है। और ये मकरवाई टेम्पल महोबा में है, ठीक है। ये एक्चुअली अगर आप देखें इसमें साइंटिफिक ये सारे के सारे ये 60 डिग्री पे अटैच हैं। हो गया। इसके बाद और भी टेम्पल जैसे मदन मोहन टेम्पल हुआ। तो मैंने कुछ बता दिया जो आप अपने आंसर में आप बता सकते हो कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स या टेम्पल्स हैं जिनको केमिकल ट्रीटमेंट देकर इसको सही किया गया है। नेक्स्ट आइए, अब इसमें है कि कौन कौन से केमिकल ट्रीटमेंट जो हैं या कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिससे केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं आजकल क्वेश्चन घुमा के यूपीपीसीएस में काफ़ी यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस सिलेबस में है तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं या किस तरीके से आपको कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं जिससे कि आपकी पूरी जो कोई भी एनिसेंट मॉन्यूमेंट है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हो कि जो एक्विशनरी डिपॉजिट्स हैं उनको एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया या नॉन आयनिक डिटर्जेंट से इसको साफ किया जाता है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी अगर सरफेस है उस पर कोई भी चीज़ अटैच एक्विशनरी हो क्यों रही है, क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग पुराने जितनी भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं कुछ भी आर्ट से बना देते हैं। जनरली आपने देखा होगा लोग कहते हैं आई लव यू लिख देते हैं उस पर। ये सब चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी पत्थर पर किसी भी आप कोई भी आप इस तरह से आई लव यू या कोई भी चीज़ लिखते हो, अपना नाम भी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर एक साइट बन जाती है जिससे कि वहाँ पे माइक्रोब्स के बढ़ने के चांसेस उस जगह पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा कहीं है तो वो नहीं करना चाहिए, और अगर है उसके ऊपर ग्रोथ हो रही है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया से धोते हैं। उसके बाद उसको सरफेस को क्या करते हैं पूरा ड्राई करते हैं। ड्राई सरफेस को क्या होता है उसमें बायोसिडल ट्रीटमेंट किया जाता है विद यूजिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम पेंटाक्लोरोफेनेट, ठीक है। अब बायोसाइड्स क्या होते हैं, बायोसाइड्स जो होते हैं उनका मेन पर्पज ये होता है कि अगर किसी भी सरफेस पर बायोलॉजिकल ग्रोथ हुई है तो उसको इनहिबिट करना, जिससे इसमें इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियासाइड्स, फंजीसाइड्स, एल्गीसाइड्स या हर्बिसाइड्स। मतलब अगर आपके माइक्रोब्स ग्रोथ हो रहे हैं, एल्गी ग्रोथ हो रही है, आपने देखा होगा पुराने पत्थरों पर ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, तो वो क्या है आपके एक तरह से एल्गी ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से एल्गी कौन कौन से मटेरियल यूज किया जाता है, वो किया जाता है अ मिक्सचर ऑफ पॉलीबोरेट एंड बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को पता है, साइंटिफिक H3BO3। बोरेक्स आपको पता ही है, Na2B4O7 इंटू 7H2O, ठीक है। अगर आप ये आंसर में लिखोगे तो इसकी वैल्यू अपने आप ही हो जाती है। कलरेक्स जो होता है ये साइंटिफिक नेम है किसका, सीधे सीधे सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सारे कंपाउंड है H3BO3, Na2B4O7 और NaOCl, इन सारों का यूज होता है बायोसिडल ट्रीटमेंट में। उसके बाद आपका क्या है, द मार्बल सरफेस वाज ट्रीटेड बाय अप्लाइंग द पेस्ट ऑफ फुलर्स अर्थ, फुलर्स अर्थ का यूज होता है। उसके बाद अगर आपका मेटेलिक पोर्शन अगर किसी जगह पर है तो उसको ट्रीट किससे किया जाएगा, और रोशेल साल्ट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। टू चेक द डिके ऑफ स्टोन सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ वेकर OH100 वाज गिवन एज ए स्टोन स्ट्रेंथनर, ठीक है। तो ये एलिमेंट लगाया जाता है जिससे कि स्टोन क्या होती है, जो स्टोन जो आपका पत्थर है वो टूटता नहीं है, चटकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको आपने आंसर में लिखनी है कि कौन कौन सी तरीके से आपको किसी भी आर्किटेक्चर के कंजर्वेशन आपको कंजर्व आप
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक सिलेबस ऑलरेडी ये इसका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक 2 का। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड आर्काइव स्कीम ऑफ यूपी। ये मैं नेक्स्ट आपका एक वीडियो छोटा सा बना के उसे कवर कर दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।